सो स्टार्टिंग विद डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, सबसे पहले तो सब ये बताओ कि डिफॉर्मेशन से क्या समझाता है, व्हाट इज डिफॉर्मेशन? कोई भी चीज डिफॉर्म्ड होने का क्या मतलब हुआ होता? हाँ, तो यू गाइज आर करेक्ट. Akib says changes in size and shape of an object. I said changes. Alma said change in shape. I like Alma का सबसे ज्यादा अच्छा. ठीक है. और आकिब ने भी साइज बोला था, लेकिन I would always go and write this as कि deformation in solids means a change in shape. ठीक है. अच्छा, चेंजेस इन शेप बहुत सारे तरह के होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक रबर बैंड को खींच सकते हो. ठीक है. यू कैन पुल अ रबर बैंड, उसको स्ट्रेच कर सकते हो. एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर सकते हो. ठीक है जी. इसके अलावा यू कैन ट्विस्ट वायर्स, तो वायर्स की ट्विस्टिंग भी एक डिफॉर्मेशन है. ठीक है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ डिफॉर्मेशंस आपके कोर्स में, सॉरी, लॉट ऑफ काइंड ऑफ डिफॉर्मेशंस दैट कैन बी एग्जिस्टेड सॉलिड्स में. ठीक है जी. सॉलिड्स में बहुत सारी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशंस होती हैं, लेकिन द वन दैट वी आर कंसर्न अबाउट इज एन एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन. ठीक है. हमें वो पढ़ना है. हमारा डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स वाला चैप्टर इज वेरी वेरी क्लोजली लिंक्ड टू हुक्स लॉ और उसके आगे पीछे की सारी चीजें. ठीक है. सो डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स मींस अ चेंज इन शेप एंड वी विल ओनली बी स्टडीइंग. ठीक है. फॉर अस एएस कंटेंट इट्स ओनली डिफॉर्मेशन. कौन सी टाइप की हैं डिफॉर्मेशन? सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन और कंप्रेशन. ठीक है जी. और कोई डिफॉर्मेशन आ जाए आप कह देना भाई हमें नहीं पढ़ाई गई, हमें नहीं आता. ठीक है. केस कर देना भले मुझ पे. सो एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन. अच्छा, अब आ जाते हैं योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लाइक जान कह लो इस टॉपिक की, एंड दैट इज हुक्स लॉ. ठीक है जी. सो हुक्स लॉ वाज गिवन बाय समवन नेम्ड हुक, ऑब्वियसली. अच्छा, हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये कहता है कि द फोर्स, द टेंसाइल फोर्स applied on an object under stress, ठीक है जी, is directly proportional to the change in length of the material. मैंने मटेरियल बोला है. The tensile force applied on an object under stress is directly proportional to the change in length of the object, but this obviously only holds true to a point. Length of the object till नहीं, मैं क्या बोल रहा था, मेरी इंग्लिश ही हो गई है. एक सेकेंड. Tensile force applied on an object under stress is directly proportional to the change in length of the object until the limit of proportionality is not exceeded. ठीक है जी. Until the limit of proportionality is not exceeded. ठीक है जी. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस लॉ को समझने की कोशिश कर लेते हैं. लॉ क्या कह रहा है भाई? लॉ ये कहता है कि फोर्स जिस भी स्प्रिंग पे लगा हो गया वो कंप्रेस होता है या एक्सटेंड होता है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट. आई लाइक टू यूज चेंज इन लेंथ. मैं एक्सटेंशन नहीं बोलता, क्योंकि एक्सटेंशन का मतलब है खींचना. ठीक है. इसमें एक्सटेंशन कंप्रेशन दोनों आ सकती हैं. बोथ थिंग्स आर एप्लीकेबल टू हुक्स लॉ, सो यू कैन हैव बोथ ऑफ देम. ठीक है. सो इट बेसिकली टेल्स यू कि जो फोर्स है आपकी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ. ठीक है जी. आई नॉट राइट ई एक्स नहीं लिखा करूंगा, मैं डेल्टा एल लिखने की कोशिश करूंगा और मैं आप लोगों को भी सबको रिकमेंड नहीं करूंगा डेल्टा एल लिखो. दैट इज मच मोर बेटर थिंग. सिर्फ एक्सटेंशन नहीं है. ठीक है जी. इट कैन बी एनी चेंज इन लेंथ, एन एक्सटेंशन और अ कंप्रेशन. अच्छा, दूसरी बात यह है कि दिस ओनली इज ट्रू टिल अ सर्टेन लिमिट. उसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. नाम ही यहां से आया, जब तक ये दोनों प्रोपोर्शनल है वो तब की लिमिट है. तो इट्स द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है. एंड इफ आई नाउ रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ठीक है, आई फील लाइक आई एम टेकिंग टू मच स्पेस, तो मैं इधर ही कर दूंगा. So F is directly proportional to L, delta L, and we will rewrite this as F is equals to limit of proportionality. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, सो दिस बिकम्स के डेल्टा एल. ठीक है जी. वेयर के क्या होता है? के इज द स्प्रिंग्स कांस्टेंट. ठीक है जी. के इज द स्प्रिंग्स कांस्टेंट. अच्छा, दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये स्प्रिंग्स कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट कब होता है असल में.
ठीक है जी, because there is going to be one more constant that we're going to study in this chapter and that is a constant, वो different है इस constant से, ठीक है, दोनों में वाज़ेह फर्क है। स्प्रिंग्स कांस्टेंट तब तक का कांस्टेंट होता है कांस्टेंट फॉर ओनली वन स्प्रिंग, ठीक है जी, इट इज कांस्टेंट फॉर ओनली वन स्प्रिंग। यानी मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब यह हुआ कि आपने अगर एक क्वेश्चन शुरू किया था विद सम टाइप ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है, यू गॉट सम स्प्रिंग, तो जब तक वो क्वेश्चन आप कर रहे हो और आपने उस स्प्रिंग को किसी और से रिप्लेस नहीं किया, कुछ और नहीं किया, उस जैसा भी अलग स्प्रिंग नहीं, इट्स दी केस कि स्प्रिंग्स कांस्टेंट उस स्प्रिंग का कांस्टेंट है बस, और किसी चीज का कांस्टेंट नहीं होगा। इस स्प्रिंग के अलावा किसी और स्प्रिंग को उठा के ले आओगे, इवन इफ दे आर बोथ आर वेरी वेरी सिमिलर, ठीक है, बहुत सारी चीजें उनमें और डिफरेंट सेम होनी पड़ेंगी फॉर देयर स्प्रिंग्स कांस्टेंट टू बी सेम, ठीक है जी। लेकिन जब तक एक स्प्रिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, और उसी स्प्रिंग पे सब कुछ कर रहे हो, तो फॉर दैट टाइम बीइंग यू कैन कॉल दिस द कांस्टेंट फॉर दैट स्प्रिंग, दैट इज नोन एज द स्प्रिंग्स कांस्टेंट, ठीक है। इसको मैं रीइंफोर्स करूंगा इस पॉइंटर को बाद में, अगर अभी कुछ खास समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लो, यंग मॉड्यूल्स पढ़ते हुए मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। सो कांस्टेंट फॉर ओनली वन स्प्रिंग, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। सो ये आपकी है हुक्स लॉ की कहानी। हुक्स लॉ कहता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ एंड एफ इक्वल्स टू के डेल्टा एल, के जो है वो आपका स्प्रिंग्स कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, के का थोड़ा सा हम मीनिंग निकालें, स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है, ये बड़ा अच्छा पॉइंटर है, ये समझ लेते हैं पहले सबसे जल्दी से। सो स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर मैं डिफाइन करना आऊं, ठीक है जी, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्प्रिंग्स कांस्टेंट। अच्छा जी, स्प्रिंग्स कांस्टेंट की डेफिनेशन मैं इधर से ही निकालूंगा। मैं के को सब्जेक्ट बना के बोलूंगा क्या, इट इज एफ अपॉन डेल्टा एल, ठीक है जी। आई एम गोइंग टू मेक एल कैपिटल, ठीक है, हर जगह मैं कैपिटल कर रहा हूँ, ऊपर मैंने छोटे छोटे लिखे, आई एम गोइंग टू मेक इट कैपिटल एल। सो ये लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, नाउ के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन डेल्टा एल, यानी इससे मतलब क्या निकला, इससे मतलब हमारा ये निकला है कि इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स, ratio of the tensile force to the change in length of a spring, ठीक है। काफी सिंपल, मैंने मैथमेटिक्स के थ्रू ही जो है उसकी डेफिनेशन भी लिख दी, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने समझना है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये तो बड़ा आसान था, ये तो कोई भी कर लेता है, एफ अपॉन डेल्टा एल करके डेफिनेशन लिख देता, रेशियो ऑफ टेंसाइल फोर्स विद चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। बट वी नीड टू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट ए स्प्रिंग कांस्टेंट इज गोइंग टू बी, ठीक है। सो फॉर दैट आई वांट एवरीवन, मेरे साथ अभी करोगे एक्सरसाइज क्या करेंगे, वी विल अज्यूम ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, विल अज्यूम ए कांस्टेंट फोर्स। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब यह हुआ कि सपोज करो एक सीलिंग से मैंने एक स्प्रिंग जो है वो हैंग किया हुआ है, लेट्स टेक अ स्प्रिंग, ठीक है जी, लेट्स टेक अ स्प्रिंग एंड उसको जो है मैंने क्या कहते हैं सीलिंग से हैंग किया हुआ है, एंड आई हैव हंग अ वेट ऑफ डब्ल्यू ऑन टू इट, ठीक है जी, मैंने उस पर डब्ल्यू का वेट इस तरह से हैंग किया हुआ है। अच्छा जी, एक ये है मेरे पास स्प्रिंग एंड आई हैव अनदर सिमिलर सिस्टम, ठीक है जी, लेकिन ये जो स्प्रिंग है इस वाले सिस्टम का ये डिफरेंट है, दिस इज अ रेड स्प्रिंग, ठीक है जी, दिस इज अ रेड स्प्रिंग। अच्छा, नाउ दिस स्प्रिंग हैज अ हायर, इट हैज अ हाई के, ये मैं आपको बताता हूं, और इसका जो है दिस का इसका जो है वो स्प्रिंग्स कांस्टेंट जो है वो लोअर है, ठीक है। अच्छा, नाउ फर्स्ट ऑफ द थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज कि ये जो वेट डब्ल्यू है ये दोनों में सेम है, ठीक है, यानी कांस्टेंट फोर्स का जो मैंने आपको पहलू बोला था भाई कांस्टेंट फोर्स होनी चाहिए, सो यस देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स, दोनों में डब्ल्यू डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में है तो डब्ल्यू अगर नीचे की तरफ है तो स्प्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो रही होगी अब ऊपर की तरफ, इन बोथ केसेस, ठीक है। सो स्प्रिंग के अंदर देयर इज अ टेंशन लाइक दिस, स्प्रिंग के अंदर देयर इज अ टेंशन लाइक दिस, ओके। नाउ फोर्स तो कांस्टेंट है, ठीक है, सो मेरे साथ अभी ये सबने एक्सरसाइज करनी है कि अगर फोर्स हम कांस्टेंट ले लेते हैं तो क्या कहानी होती है हमारे साथ। अच्छा, नाउ इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, कैन आई से k इज डायरेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा एल, क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट कह लूं और इसको हटा के मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन ले आऊं तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, एंड इधर भी वही चीज आ गई, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, राइट। अच्छा, नाउ इफ यू हैव ए हाई के, अगर आपका k जो है वो बड़ा है, सो डेल्टा एल क्या होगा, वो होगा छोटा, और अगर आपका k जो है वो छोटा है
तो आपका क्या होगा, आपका डेल्टा एल होगा बड़ा, राइट? सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स के springs with a higher k produce less extension या less compression for the same amount of force. ठीक है जी। सो बेसिकली स्प्रिंग्स कांस्टेंट क्या बताता है? स्प्रिंग्स कांस्टेंट ये बताता है कि अगर दो स्प्रिंग्स लोगे, एक का हाई है एक का लो के है, एंड इफ यू अप्लाई द सेम फोर्स ऑन बोथ ऑफ देम, ठीक है, तो क्या होगा, जिसका के जो था वो बड़ा था, इट विल एक्सटेंड लेस, और जिसका के जो था वो छोटा था, वो ज्यादा एक्सटेंड करेगा। सो के का मतलब एक्चुअली ये है, इट इज गोइंग टू टेल यू कि एक स्प्रिंग ज्यादा एक्सटेंड करने वाला है या एक स्प्रिंग कम एक्सटेंड करने वाला है। दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द स्प्रिंग्स कांस्टेंट। ठीक है, तो हम जरा इसको इधर समझ लेते हैं। डी और मैं एक ही शर्ट में लिख रहा हूं, स्प्रिंग्स with a higher spring constant extend less for the same amount of force as springs with low spring constants. Yes, does everyone agree? सबको समझ में आ रहा है ये? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? डू यू अंडरस्टैंड कि एक बड़ा के और एक छोटे के में क्या फर्क होगा, दोनों से क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट इज बेसिकली द आइडियोलॉजी ऑफ अ स्प्रिंग्स कांस्टेंट? सो अब हमें क्या डिस्कस करना है? हम डिस्कस करना चाह रहे थे इतनी देर से फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ्स। ठीक है, जो इस हुक्स लॉ का बेसिकली मतलब है। ठीक है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल है। इफ आई ड्रॉ द फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन का ग्राफ, तो इट मस्ट बी फोर्स एंड डेल्टा एल। अब ये कह रहे हैं कि इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल, दे बोथ आर प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, एक पॉइंट तक आनी चाहिए, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक आनी चाहिए। सो देयरफॉर यू विल हैव अ स्ट्रेट लाइन till a point known as the limit of proportionality, right? अच्छा, तो जैसा हुक्स लॉ बोल रहा है, हमने वैसा का वैसा प्लॉट कर दिया फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ये इस तरह से बनेगा फॉर एन ऑब्जेक्ट ओबेइंग हुक्स लॉ। ठीक है, अच्छा, लेकिन जैसे ही आप लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक्सीड कर दोगे, द ग्राफ विल ईदर बेंड लाइक दिस और द ग्राफ विल बेंड लाइक दिस। ठीक है, दोनों तरीके के ग्राफ्स एग्जिस्ट करते हैं। हमें अक्सर, लेकिन आप लोगों ने अक्सर जो है वो पढ़ा होगा कि ग्राफ जो है वो ऐसे बेंड कर रहा होता है, जरूरी नहीं है, इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस। ठीक है, सिर्फ दिखाना क्या है कि प्रोपोर्शनल नहीं रहा, राइट? प्रोपोर्शनल क्या है? प्रोपोर्शनल मींस स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो दैट मींस दैट इट विल नॉट बी प्रोपोर्शनल एनीमोर। ठीक है जी। अक्सर बेशतर इसको हम डाउनवर्ड कर्व से मिलाते हैं, अपवर्ड कर्व भी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत ग्राफ बना हुआ, वो सही कर्व ग्राफ ही है। लेकिन असल में पॉइंट जो है हुक्स लॉ का, वो यहां जीरो से स्टार्ट होके इधर खत्म हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसके बाद एक और पॉइंट भी आपके पास आता है कहीं ना कहीं ऑन फॉरवर्ड, एंड दैट इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट। ये सारे जो है वो चीजें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है जी। अच्छा, ना इतना तो हमने इतना डिस्कस कर लिया है। आई वॉन्ट एवरीवन, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। अगर मुझे इस ग्राफ से स्प्रिंग्स कांस्टेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? हाउ डू आई वर्क आउट द स्प्रिंग्स कांस्टेंट यूजिंग दिस ग्राफ? नॉट ग्रेडियंट, ठीक है, इट इज द रेशियो। सो रेशियो का मतलब क्या था? रेशियो का मतलब ये था, यू टेक वन वैल्यू ऑफ एफ एंड यू टेक वन वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, डिवाइड कर दो, स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। कहां पे करना है? प्रोपोर्शनैलिटी की लिमिट से पहले कहीं पे भी कर दोगे, बिकॉज दिस इज द रेशियो, तो हमेशा आंसर सही आएगा। ठीक है जी। जब रेशियो है तो डोंट टेक द ग्रेडियंट, डोंट टेक द ग्रेडियंट फॉर द रेशियो। लेकिन अगर रेट होता डेफिनेशन में, तब ग्रेडियंट लेते। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट वेलोसिटी है। इसमें दिस इज नॉट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंसाइल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज, दिस इज द रेशियो। सिर्फ सिंपल डिवीजन है, दो वैल्यूज उठाओ, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा स्प्रिंग्स कांस्टेंट। ठीक है, गिवन दैट इन इस ग्राफ में कि यू नीड टू डू इट बिफोर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट प्रोपोर्शनलिटी कोई भी पॉइंट लो और उधर जो है वो ढूंढ लो। ठीक है जी। हाउ डू यू डिफर रेशियो एंड रेट? अच्छा,
रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है फॉर एग्जाम्पल 2/3, दिस इज रेशियो। ठीक है, दो नंबर्स एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, ये रेशियो है। रेट क्या होता है? रेट होता है डेल्टा समथिंग अपॉन डेल्टा समथिंग एल्स, दोनों में चेंजेस की डिवीजन होती है। ठीक है, रेशियो क्या है? दो नंबर उठाओ डिवाइड कर दो। रेट क्या है? दो चेंजेस उठाओ डिवाइड करो। ठीक है, तो जब चेंजेस में डिवीजन आती है, ये देखो, ये याद करो, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या था? ग्रेडियंट था। इसीलिए रेट में ग्रेडियंट होता है, और रेशियो में जस्ट टेक टू वैल्यूज एंड डिवाइड, खत्म कहानी। ठीक है, ठीक है कि, तो ये डिफरेंशिएशन है बिटवीन अ रेशियो एंड रेट। दूसरी बात ये देखो, ग्रेडियंट भी ले लोगे इसमें, आंसर सही आएगा। ठीक है, वो भी थोड़ा समझ लो, आंसर सही क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा बिकॉज ये एक पॉइंट आप हमेशा जीरो ले सकते हो। ठीक है, तो y2 माइनस y1 अगर मैं जीरो ले लूं, और x2 माइनस x1 वो भी मैं जीरो वाला पॉइंटर ले लूं, तो ये y2 अपॉन x2 एक वैल्यू डिवाइड बाय एक वैल्यू ही बन गया। राइट, सो इस केस में ऐसे ग्राफ्स जिसमें रेशियो है, इन विच यू वांट टू फाइंड आउट द रेशियो, लेकिन वो लाइन ओरिजिन से भी गुजरती है, तो उसमें रेट भी ले लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसको मैं सिर्फ आप लोगों की क्या बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसको अपना वो नहीं बना लीजिएगा कि रूल के मैं अब रेट ही लिया करूंगा, मैं हमेशा ग्रेड लूंगा, नहीं, टेक द रेशियो। ठीक है जी, बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम अभी तक? अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई मुझे ये याद दिला सकता है कि फोर्स और डिस्टेंस के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या था? व्हाट वाज द एरिया अंडर द कर्व फॉर द फोर्स अगेंस्ट डिस्टेंस का ग्राफ? फोर्स अगेंस्ट डिस्टेंस, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? इफ आई टेक दिस एरिया अंडर द कर्व तो क्या होगा? आ गया आंसर, वर्क डन। वेरी गुड। ठीक है जी, तो हमने जैसे वर्क डन में डिस्कस किया था भाई, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट? तो अगर फोर्स इनटू डिस्टेंस है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनका अगर ग्राफ बना दोगे तो उसका एरिया नेगेटिव ग्राफ क्या होगा? वो वर्क डन होगा। ठीक है जी, सो दिस शैल गिव यू दी वर्क डन। अब ऑब्वियसली इसमें हम वर्क डन नहीं बोलेंगे, इसमें हम इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज जो भी चीज कंप्रेस या एक्सटेंड हो रही है, उसमें जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, हम उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, और वो वी कैन वर्क आउट। ठीक है, और वो कैसे निकलेगी? दैट कैन बी वर्कड आउट यूजिंग द एरिया अंडर द ग्राफ। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी है आप लोगों ने, एरिया अंडर ग्राफ क्या है? दैट इज क्या बोला था मैंने अभी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया भाई? फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में से एक आप स्प्रिंग कांस्टेंट ढूंढ सकते हो, और एक आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ सकते हो। एक और चीज कर सकते हो, यंग मॉड्यूलस भी ढूंढ सकते हो, हम बाद में देखेंगे कैसे ढूंढ सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल ये दो चीजें हैं। और जरा ये बात कर लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, ये क्या है क्या नहीं। ठीक है, सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सो हमने ये डेफिनेशन करी भी थी इन वर्क एनर्जी इन पावर। इट इज द एनर्जी stored in an object by virtue of its deformation। ठीक है, तो रबर बैंड को खींचोगे तो उसको जब छोड़ते हो तो वो उड़ता हुआ जाता है, तो उसने अपनी डिफॉर्मेशन की वजह से कोई ना कोई एनर्जी स्टोर कर ली थी, दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, नाउ इफ यू लुक वेरी क्लोजली, यहां पे आपको ये दिखेगा कि अगर मैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक देखूं एरिया ऑफ द कर्व, इफ आई लुक एट द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, पहले फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एरिया ऑफ द कर्व यहां तक का। ठीक है, सो इस पॉइंट तक का लेता हूं तो यू कैन सी ये अभी भी ये ट्राइंगल ही आता है, राइट? मैं इस पॉइंट का लेना चाहूं तो ये भी ट्राइंगल ही आता है। एंड ये होगा कि इफ यू टेक इट टिल द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वहां तक यू विल ऑलवेज गेट अ ट्राइंगल ही। लेकिन ये मेक श्योर करना है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद दिस इज नो लॉन्गर अ ट्राइंगल, अब थोड़ा सा कर्व आ गया, तो ये ट्राइंगल नहीं है, ये कोई और शेप है। राइट, सो रिमेंबर, जो अभी मैं जो आपको जो डेरिवेशन करवाने वाला हूं, जो आपको मैं फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं, वो है सिर्फ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आगे देखना है तो यू कैन ओनली गिव एन आइडिया, आप सिर्फ आइडिया दे सकते हो, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन नहीं आती, आपको
बॉक्सेस गिन के निकालना पड़ेगा या तो एरिया, या आपको वो आपको क्वालिटेटिवली पूछेंगे कि हमें एरिया का ये बता दो, अंदाजा बता दो, वर्ड्स बता दो क्या होगा। ठीक है, सो जो फॉर्मूला हम जो भी डिराइव करेंगे दैट इज ओनली फॉर टिल द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है जी, वो आप आगे लगा के आओगे, इफ अगर आप इसका भी एरिया कहोगे कि वो भी उसी फॉर्मूला से निकलेगा तो वो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन होगी। ठीक है, क्योंकि आप इतना ज्यादा एरिया छोड़ के आ जाओगे। ठीक है जी, आई होप सबको समझ में आ रहा हो। सो लेट्स ट्राई टू वर्क आउट कि हम इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे। अगर इफ आई से कि दिस इज सम, अच्छा एक काम करते हैं, आई एम गोइंग टू, तो मेरा टेम्पो आज इतना खराब हुआ है, एक सेकेंड। सो लेट्स कॉल दिस, मैं ये एक एफ ले रहा हूं और ये एक मेरी दूसरी डेल्टा एल है। ठीक है जी। अच्छा, नाउ अगर ये एफ और डेल्टा एल है, अगर हमें ट्राइंगल का निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ एफ डेल्टा एल क्या दे देगा आपको, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। एफ की जगह अगर मैं के डेल्टा एल डाल दूं, इफ आई पुट इन अ के डेल्टा एल एफ की जगह, सो आई कैन ऑल्सो गेट द फॉर्मूला एज हाफ इंटू डेल्टा एल इंटू के इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल मैंने जो है वो एफ की जगह के डेल्टा एल डाल दिया, सो देयर फोर दिस विल बिकम अ हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। ठीक है जी, दो फॉर्मूलाज हैं फॉर कैलकुलेटिंग दिस, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी कभार फोर्स नहीं दी हुई हो सकता है कभी कभार स्प्रिंग्स कांस्टेंट दिया हुआ हो, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। हो सकता है कभी बार फोर्स दी हुई हो तो डायरेक्ट ये इस्तेमाल कर लो। ठीक है जी, बहरहाल दोनों डिराइव हुए हैं फॉर थ्रू द एरियानिटी कर्व एंड फॉर बिफोर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, सेकंड वाली डेरिवेशन दोबारा समझा दूं जी, समझाता हूं, कोई मुश्किल बात नहीं है उसमें। बाकी सब ये बताओ, सबको ये बात क्लियर हो रही है? एंड डू यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला सिर्फ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक चलेगा, ओनली वर्क्स टिल लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? अब्दुल्ला के अलावा बाकी सबको समझ में आ गया सब कुछ? अच्छा, अब्दुल्ला बेसिकली देखो, हाफ एफ, हाफ डेल्टा एल इंटू एफ था ना, राइट? सो मैंने एफ की जगह क्या किया, मैंने एफ की जगह हुक्स लॉ की स्टेटमेंट डाल दी। क्या था? एफ इक्वल्स टू स्प्रिंग्स कांस्टेंट इंटू चेंज इन लेंथ। तो एफ की जगह के इंटू डेल्टा एल डाल दिया, डेल्टा एल मल्टीप्लाई डेल्टा एल स्क्वायर हो गया, के वैसा ही आ गया, हाफ वैसा ही आ गया। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूला आ गए। ठीक है, बस ये किया और कुछ भी नहीं किया। सही है जी। ठीक है अब्दुल्ला, ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट चीजों पे। हमने डिस्कस कर लिया हुक्स लॉ, हमने ग्राफ की डिस्कशन कर ली है, स्प्रिंग्स कांस्टेंट की डिस्कशन कर ली है, ये डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा अब थोड़ी सी बोरिंग चीजें, ठीक है, बेयर विद मी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट, ये जरा समझ लेते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, सो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अगर आपको आ गई कि इसकी डेफिनेशन हमें बता दो, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? ऑब्वियसली भाई देखो, इस पॉइंट के बाद दोनों प्रोपोर्शनल नहीं थे, राइट? सो यू कैन राइट दैट कि आफ्टर दिस पॉइंट Hooke's law is not obeyed, right? After this point Hooke's law is not obeyed. आई होप किसी को इस स्टेटमेंट से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, या तो ये लिख के आ जाओ, या तो ये लिख के आ जाओ कि आफ्टर दिस पॉइंट an increment in the force does not cause a proportional increment in length, right? In change in length, right?
यानी किसी ना किसी तरह आपने बस ये उनको बता के आ जाना है कि भाई इस पॉइंट के बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल नहीं रहेगा, दैट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और जब भी उस पॉइंट के बाद योर ग्राफ स्टार्ट्स कर देगा, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा अच्छा पॉइंटर है एंड दैट इज द इलास्टिक लिमिट, ठीक है जी। इलास्टिक लिमिट क्या है, उससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें यह समझना पड़ेगा इलास्टिक क्या होता है और इन इलास्टिक मटीरियल क्या होता है। सो एनी आइडियाज व्हाट एन इलास्टिक मटीरियल इज? व्हाट डू आई मीन बाय इलास्टिक मटीरियल? रबर बैंड इलास्टिक होता है, स्ट्रेच हो जाता है। जो जारबंद मानते हैं वो भी इलास्टिक होती है। और कोई चीज इलास्टिक हमने ऐसी, मैं कुछ एग्जांपल दूं? इलास्टिक इलास्टिक होती है, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो व्हाट डू मीन ओबेज हुक्स लॉ? नहीं, दैट्स नॉट इलास्टिक का। इलास्टिक का एक खास मकसद है। अच्छा, आई गिव यू द हिंट। अ रबर बैंड इज इलास्टिक, लेकिन प्ले डो फॉर एग्जाम्पल इज नॉट इलास्टिक। तो दोनों में, दोनों की डिफॉर्मेशन करने के बाद ऐसा क्या फर्क आता है कि मैं एक को इलास्टिक बोल रहा हूँ दूसरे को इलास्टिक नहीं बोल रहा? वेरी गुड। सो इलास्टिक का मतलब ये है रिटर्न्स टू इट्स, या हम ये लिखते हैं वंस डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। सो जो चीज अपनी वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाए उसको हम इलास्टिक बोलते हैं। कभी किसी ने बॉल पॉइंट में से वो स्प्रिंग निकाला है छोटा वाला, उसका खेला है, एक पॉइंट तक उसको खींचो करो वो वापस अपनी जगह में आ जाता है, लेकिन उसको एक खींच के लंबा कर दो तो वो कभी वापस नहीं आता। तो जब तक वो एक लिमिट में रखते थे, एक इलास्टिक लिमिट में रखते थे, तब तक वो अपनी शेप में वापस आता था। लेकिन जब उसको खींच के उसकी इलास्टिक लिमिट से ही बड़ा कर देते थे तो फिर क्या होता था, वो कभी वापस नहीं आता था। तो इट नेवर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। क्या हुआ? सीधा हो जाता था, ठीक है, स्प्रिंग को सीधा करते थे हम। once deformed object returns to its original shape, that is the definition for elastic। और इन इलास्टिक की काफी क्लियर, once deformed it will not return to its original shape, ठीक है। और इलास्टिक लिमिट की भी डेफिनेशन यहीं से आई है। सो इलास्टिक लिमिट क्या है? पॉइंट आफ्टर विच object does not return to its original शेप, ठीक है। अच्छा, मैं ओरिजिनल शेप लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको पता है आपके कोर्स में सिर्फ एक्सटेंशन और कंप्रेशन के बारे में है, तो यू कैन ऑल्सो राइट शेप की जगह लेंथ, ठीक है जी। सो कोई मसला नहीं है, शेप की जगह यू कैन ऑल्सो गिव हवाला ऑफ लेंथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इलास्टिक अगर नहीं होती उसके लिए एक डिफरेंट लफ्ज इस्तेमाल होता है। अगर कोई चीज इलास्टिक नहीं है फिर हम उसको बोलते हैं प्लास्टिक, वो प्लास्टिक होती है, ठीक है। तो इसका जो ऑपोजिट है दैट इज अ प्लास्टिक मटेरियल, सही नहीं? सो पॉइंट, इन इलास्टिक है, मतलब प्लास्टिक जो है वो इन इलास्टिक है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में लफ्ज आ सकता है प्लास्टिक क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो पॉइंट आफ्टर विच एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप स्लैश लेंथ और गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड, डिफॉर्म्ड, ठीक है जी। यानी क्या हो गया, इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ, ठीक है। जो चीज परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है, डिफॉर्म करने के बाद वापस अपनी पोजीशन में आ गए। और हर चीज की लिमिट होती है, हर चीज की ये लिमिट होती है, एक लिमिट के अंदर एक्सटेंड करोगे तो वापस अपनी जगह में आ जाएगी, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा करोगे तो वो वापस नहीं आएगी। प्लेडो, अब प्लेडो को अगर मैं बोलूंगा तो प्लेडो इज अ प्लास्टिक मटेरियल और एक रबर बैंड शुड बी एन इलास्टिक मटेरियल। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्लाइड किसी को भी? ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज, ठीक है जी। सो अभी हम कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं, फिर लेट्स गो ऑन टू सम क्वेश्चंस। सबको क्लियर ऑनलाइन? आई नो इट्स अ बिट 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 बोरिंग, बट थोड़ा सा जो है वो बेयर विद मी। यस, ओके, नाउ अच्छा,
नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस, इलास्टिक लिमिट वापस समझा दें। अच्छा, अल्मा कभी ऐसा हुआ कि डिड यू एवर टेक आउट बॉल पॉइंट में से वो छोटा सा स्प्रिंग जो आता था, या किसी को भी देखा वो हरकत करते हुए, बॉल पॉइंट तोड़ के उसमें छोटा सा स्प्रिंग निकाल लिया वो जो होता था? डू आई हैव अ बॉल पॉइंट ऑन मी राइट नाउ? एक बॉल पॉइंट शहीद भी कर सकते हैं। अच्छा, देखा हुआ है, ठीक है। सो अब अब तुम उसके साथ खेलो, ठीक है। एक लिमिट के अंदर उसको एक्सटेंड और कंप्रेस करोगी तो वापस अपनी जगह में आ जाता है, इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। दैट इज कि आपने उसको, जब आप इसको फोर्स लगा रहे थे उस पर, तब आपने उसकी इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं करी, तो वापस से अपनी वो ओरिजिनल शेप में आ गई, राइट। लेकिन एक ऐसा भी होता था कि अगर कोई खींच के बहुत ज्यादा लंबा कर दे, यानी इतनी फोर्स लगा दे कि वो अपनी इलास्टिक लिमिट एक्सीड कर जाए, तो वो कभी भी वापस अपनी पोजीशन में आता था, वो फिर उस तरह से परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता, वो उस तरह से ही रह जाता, लंबा सा, वो खराब हो जाता था स्प्रिंग। एक स्प्रिंग जो है वो एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। स्प्रिंग एक्ट्स एज अ स्प्रिंग टिल द इलास्टिक लिमिट। जब तक इलास्टिक लिमिट में है वापस अपनी जगह में आ जाएगा, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा बड़ा खींच दोगे खराब हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली दैट्स द मीनिंग।